हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सभी को नमस्कार। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में देखा था पिछले लेक्चर में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, इस प्रकार से सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो उसमें हमने कौन से फॉलिकुलर फेज देखा था, ओवुलेटरी फेज, फिर लुटियल फेज देखा था। ठीक है, इसमें कौन से हार्मोन्स का रोल होता है, वो सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में देखा था। अब इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इसमें मेंस्ट्रुएशन वाला आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में जो ब्लू वाली लाइन है, ये ओवेरियन हार्मोन जो लाइन है, इवेंट मतलब ओवेरियन हार्मोन इवेंट जो है, उसमें जो एस्ट्रोजन लिखा हुआ वो ब्लू वाली लाइन। तो उसमें आप एक बात देखें ध्यान से कि उसका लेवल जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है, दो जगह बढ़ रहा है। एक तो जैसे कि ओवुलेशन वाली साइट पे दिखाई दे रहा है आपको, पीक पे है। दूसरा फिर ये जो है जहाँ पर जैसे कि प्रोजेस्टेरोन जो कार्पस ल्यूटेम में डीजनरेट कर रहा है, कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम भी पीक पे हो रहा है ये। ठीक है, वो कम पीक है और लेकिन ओवुलेशन वाला ज़्यादा पीक है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान एस्ट्रोजन का जो हार्मोन का लेवल है वो दो जगह पीक पे जाता है। एक तो मीन्स कब जाएगा, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी लेवल पीक पे जाएगा और उसी टाइम एस्ट्रोजन का हार्मोन का भी लेवल भी पीक पे जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा कब जा रहा है, दूसरा जा रहा है ये जब जो कार्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट होने शुरू हो गया, कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो गया, तो उस टाइम भी एस्ट्रोजन का लेवल, क्योंकि आपको ये इसलिए यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल क्यों बढ़ा है, मैं आपको एक क्लियर बात कर देता हूँ। देखो, हमें पता है कि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो आप देखें, कार्पस ल्यूटियम जब पूरा डेवलप हो चुका है, उस टाइम जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है उसका लेवल पीक पे है। लेकिन जब ये एल्बिकेंस में चेंज होने जा रहा है, तो उस टाइम क्या होता है कि थोड़ी अमाउंट में तो प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है कार्पस ल्यूटियम, और थोड़ी अमाउंट में एस्ट्रोजन भी, इसलिए एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो पीक पे हो जाता है। ठीक है, और फिर दूसरी बात जो है, जो प्रीमोडियल फॉलिकल है, जो अगले प्रीमोडियल फॉलिकल है, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एस्ट्रोजन लेवल का, जो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो दो जगह पीक पे जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्लियरली बात है, आपको नोट करनी है। ठीक है बेटा। फिर इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन का मतलब एक्चुअल में मैं आपको क्लियरली बताऊं कि इसमें जैसे कि जो मेल है, मेल हमें पता है कि स्पर्म रिलीज करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो स्पर्म जैसे फीमेल बॉडी से आउटसाइड रिलीज करता है तो उसको हम इजेकुलेशन बोलते हैं, स्पर्म इजेकुलेशन, स्पर्म रिलीज हो गए। लेकिन अगर वो स्पर्म फीमेल वेजाइना के अंदर, मतलब फीमेल बॉडी के वेजाइना जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर रिलीज करेगा, वो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इंसेमिनेशन का मतलब यही होता है कि एक तरह से क्या होगा इंसेमिनेशन का मतलब कि जो मेल है वो सेक्सुअल इंटरकोरस के दौरान जो है मिलियंस ऑफ स्पर्म, सीमन जो है फीमेल वेजाइना में रिलीज करेगा, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा। और इसमें क्लियरली कहें कि जो जैसे कि मेल और फीमेल के बीच में सेक्स होता है, तो मेल जो है अपने जो स्पर्म उसमें रिलीज कर गया, डिपॉजिट कर देगा वेजाइना में। और ये वेजाइना में कहाँ पर स्पर्म रिलीज होते हैं? जो सर्विक्स वाला पार्ट है ना, अंदर वाला सर्विक्स और वेजाइना जहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ पर उस पार्ट में ये रिलीज करेगा। ठीक है, फिर अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें AI नोट कर लेना बेटा, ये थोड़ा इसमें कट गया है डायग्राम में, इसमें आपके AI का मतलब AI लिख लेना। AI होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, जैसे इसको हम कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ कपल्स ऐसे हैं जो, जैसे कि मान लो कोई मेल जो है अपनी स्पर्म रिलीज नहीं कर पाया है फीमेल बॉडी में, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें जो फर्टिलिटी सेंटर हैं, हमारे देश में बहुत सारे फर्टिलिटी सेंटर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है कि मेल से स्पर्म ले लिए जाते हैं। ठीक है, इंजेक्शन के माध्यम से, और वो स्पर्म जो है फीमेल जो है वेजाइना है उसके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये दो तरह की होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नोट कर लेना, AIH कैपिटल में लिखना, AIH का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फ्रॉम हस्बैंड, मतलब उसके पति से ही स्पर्म लिए गए हैं, किसी महिला के पति से ही स्पर्म लिए गए हैं और वो इंसर्ट किए गए हैं।
तो वो AIH आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फ्रॉम हस्बैंड, ठीक है। और AID, मान लो जो मेल है, जो हस्बैंड है, उसके स्पर्म इतने पावरफुल नहीं है कि वो मीन्स उसको फर्टिलाइज कर सकें एग को, तो फिर किसी डोनर से स्पर्म लिए जाते हैं, तो AID बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फ्रॉम डोनर, ठीक है, AID, ठीक है बेटा, नोट कर लेना इसको। फिर है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन सी होती है, जिसमें स्पर्म जो हैं वो सेकेंडरी oocyte ओवम के साथ फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद सेकेंडरी oocyte ओवम टू फॉर्म ए जाइगोट। और ये फर्टिलाइजेशन होती कहाँ पर, ये इवेंट, ये फर्टिलाइजेशन जो है फलोपियन ट्यूब के देखो पार्ट थे, कौन से पार्ट थे, इन्फेंडिबुलम, ठीक है, एम्पुला, इस्थमस, ये पार्ट थे ना। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होगी, फ्लोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होगी, एम्पुला पार्ट में होगी, एम्पुलरी रीजन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, कई बार नीट वगैरह में भी है ना ये ऑप्शन, मतलब उसमें आता है, क्वेश्चन आ जाता है ये, तो इम्पोर्टेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर अराइवल ऑफ स्पर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पर्म कहाँ पर रिलीज होंगे, स्पर्म फीमेल वेजाइना क्लोज टू सर्विक्स के नज़दीक, ठीक है। फिर अब इसमें क्या होगा, देखो, स्पर्म मूव थ्रू फ्लैजिलम फ्रॉम वेजाइना टू सर्विक्स देन यूट्रस एंड फाइनली रीच टू एम्पुलर रीजन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। अब स्पर्म मूव जो है वो फ्लैजिलम के थ्रू करेंगे, क्योंकि देखो सर्विक्स के पास वो रिलीज हो गए, अब सर्विक्स से होते हुए जाएंगे, तो सर्विक्स में कुछ सिक्रेशन रिलीज होते हैं, कुछ फ्लूइड रिलीज होते हैं, जो उसको ऐसा मीडियम प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि वो स्पीडली उसमें से तैर के स्विम करके जा सके फ्लैजिला की मदद से। तो कौन करवाएगा, सर्विक्स कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे, कुछ सिक्रेशन रिलीज करेंगे। फिर उसके बाद अब देखो उसको डायरेक्शन बताने के लिए भी चाहिए कि भी कहाँ पर जाना तुझे, तो जैसे सर्विक्स ने केमिकल रिलीज किए थे, ठीक है, तो सर्विक्स से कहाँ जाएगा, यूट्रस में, यूट्रस में भी कुछ केमिकल सिक्रेशन रिलीज होंगे और वो उसको फ्लोपियन ट्यूब का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। फिर फ्लोपियन ट्यूब में, अब फ्लोपियन ट्यूब में जो सिलरी मूवमेंट है ना, जो सीलिया प्रेजेंट हैं उनकी जो मूवमेंट है वो किस तरफ हो रही है, सीलिया की मूवमेंट, सीलिया की जो बेंडिंग है या सीलिया की मूवमेंट है वो किस तरफ है, वो यूट्रस की तरफ है। मतलब जैसे कि वो किसके लिए थी, वो सेकेंडरी oocyte के लिए था, कि सेकेंडरी oocyte इन्फेंडिबुलम से होता हुआ एम्पुला पार्ट में है, ठीक है, तो इसके लिए थी। तो उसकी अपोजिट होगी ना, जैसे स्पर्म अपोजिट वे में मूव करेगा, तो अब आप सोच रहे होगे सर वो मूवमेंट तो इस तरफ होनी चाहिए उसकी उल्टी, लेकिन स्पर्म मूव कैसे करेगा, स्पर्म में तो मीन्स रुकावट आ जाएगी, जैसे सीलिया की मूवमेंट है, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि स्पर्म में खुद का फ्लैजिला है और स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एनर्जी सोर्स है। तो स्पर्म मान लो जैसे जो सीलिया प्रेजेंट है उसमें फ्लोपियन ट्यूब में, मान लो उन्होंने 1 मिलीमीटर वापस दिखा दिया उसको बाहर की तरफ, ठीक है, तो जो स्पर्म है जब वो 1 मिलीमीटर वापस आ गया तो 3 मिलीमीटर और जंप मारेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि भाई जो सीलिया है फ्लोपियन ट्यूब के वो किस तरह मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वो फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में जाके किससे, ओम से सेकेंडरी oocyte से फ्यूज हो जाएगा। स्पीड कितनी होती है स्पर्म की, स्पीड होती है 1.5 मिलीमीटर टू 3 मिलीमीटर पर मिनट, 1 मिनट में इतनी होती है इन फ्लूइड मीडियम के अंदर। फिर इसमें एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, कैपिस्टेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। कैपिस्टेशन ऑफ स्पर्म जो है वो कहाँ पर होता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो आपका एक क्वेश्चन है ये, कैपिस्टेशन, आपको बताना मुझे मैसेज के द्वारा कि कैपिस्टेशन क्या होता है, व्हाट इज़ कैपिस्टेशन, ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे करना है, ठीक है। फिर इसमें फिजिकल एंड केमिकल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान दोनों तरह की मूवमेंट होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल इवेंट दोनों तरह की होती हैं इवेंट्स। तो फिजिकली कौन सी होती है, फिजिकली वो होती है जिसमें स्पर्म जो है वेजाइना से होता हुआ एग तक सेकेंडरी oocyte तक पहुंचता है, यूट्रस से होता हुआ, ठीक है, तो वो तो फिजिकल इवेंट है। केमिकल इवेंट, अब केमिकल इवेंट कौन सी होती है, केमिकल इवेंट वो होती हैं जैसे कि कुछ फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म में भी चेंज होते हैं और किसमें चेंज होते हैं, ओवम में भी चेंज होते हैं, सेकेंडरी oocyte में भी चेंज होते हैं, तो उनको हम केमिकली इवेंट्स बोलते हैं। अब देखो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा, जैसे फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा कि स्पर्म जो है, जैसे सेकेंडरी oocyte के बाहर 2 लेयर हैं, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, तो
कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करेगा, जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा। तो स्पर्म जैसे ही कांटेक्ट में आएगा जोना पेलुसिडा के, तो उसको पेनिट्रेट करके उसमें छेद करके अंदर घुस जाएगा। और अंदर घुसते ही फिर क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है एग की, जो सेकेंडरी ओसाइट की मेम्ब्रेन है, उसमें कुछ चेंजेस होंगे। वो चेंज क्या होंगे, वो चेंज क्या करेंगे, वो उसको उस मेम्ब्रेन को और भी ज़्यादा हार्ड बना देंगे ताकि और कोई स्पर्म उसमें एंट्री न कर सके। बाकी स्पर्म्स को वो बैन कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे उनको पूरी तरह से उनकी एंट्री। तो इसलिए इट इंश्योर दैट, इसलिए हम ये कह सकते हैं केवल एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करता है एक समय में। ठीक है, जैसे एक स्पर्म जो सबसे पहले आएगा ना वही फर्टिलाइज करेगा, बाकी बाहर रह जाएंगे वो। ठीक है, ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए पॉलीस्पर्मी नहीं होती मेल के अंदर, ह्यूमन बीइंग में। तो इम्पोर्टेंट इवेंट कौन सी, तो हमने फिजिकल और केमिकल इवेंट को 4 भागों में बांट लिया। कौन सी हैं वो इवेंट्स? एक्रोसोमल रिएक्शन, जैसे कि हमें पता है कि एक्रोसोम प्रेजेंट होता है स्पर्म हेड के ऊपर। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन जो जोना पेलोसिडा के साथ होगी, फिर कॉर्टिकल रिएक्शन होगी, फिर स्पर्म एंट्री होगी, फिर एपीमिक्सिस। तो हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे। इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड